हर फिल्म को लिखते समय राइटर के दिमाग में एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अलॉन्ग वो फिल्म को लिखता है। ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं और तभी एक अच्छी फिल्म की बैकबोन होता है एक अच्छा नैरेटिव स्ट्रक्चर। इसे हम प्लॉट या स्टोरी स्ट्रक्चर भी कहते हैं। नैरेटिव स्ट्रक्चर बेसिकली एक फ्रेमवर्क होता है जो प्लॉट को अरेंज करने में मदद करता है। वैसे तो कई अलग अलग टाइप के नैरेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम 3 एक्ट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। 3 एक्ट स्ट्रक्चर का सबसे अर्लीस्ट ह्यूमन रिकॉर्ड आता है ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल से। एरिस्टोटल की पोएटिक्स जो 330 BC में कंपोज की गई थी, सबसे पहली प्ले राइटिंग मैनुअल है जिसमें 3 एक्ट स्ट्रक्चर जैसा कुछ मेंशन है। ये टेक्स्ट बेसिकली एरिस्टोटल का उस समय की ग्रीक ट्रेजेडीज के ऊपर ऑब्जर्वेशन है। उनका मानना था कि एक पूरी स्टोरी वो होती है जिसका एक बिगिनिंग, मिडिल और एंड होता है। पोएटिक्स में एरिस्टोटल ने ग्रीक ड्रामा के अलग अलग कंपोनेंट्स ऑब्जर्व किए हैं: प्रोलॉग, पैराडोस, एपिसोड, स्टैसिमोन और एक्सोडस। प्रोलॉग और पैराडोस में स्टोरी शुरू होती है। एपिसोड रेफर करता है ड्रामेटिक सीक्वेंसेस, स्टैसिमोन होता है एक कोरल सॉन्ग और एक्सोडस वो पार्ट जहाँ स्टोरी फाइनली रिजॉल्व होती है। ऑल्दो एरिस्टोटल ने इतने प्रिसाइसली 3 एक्ट स्ट्रक्चर को मेंशन नहीं किया था, बट फिर भी ये इस टेक्निक का सबसे पहला अकाउंट है। एरिस्टोटल के बाद रोमन पोएट, एक मिनट रुको, Quintus Horatius Flaccus। एरिस्टोटल के बाद रोमन पोएट क्विंटस होरेशियस फ्लैकस, पॉपुलरली नोन एज होरस, ने अपनी 19 BC की पोएम आर्स पोएटिका में डायरेक्टली ये डिक्लेयर कर दिया कि 3 एक्ट स्ट्रक्चर नहीं बल्कि 5 एक्ट स्ट्रक्चर इकलौता लेजिटिमेट फॉर्म है स्टोरी स्ट्रक्चर का। इसके बाद 4th सेंचुरी में रोमन ग्रामेरियन एलियस डोनाटस ने प्ले को 3 पार्ट स्ट्रक्चर में डिफाइन किया, नेमली प्रोटैसिस यानी इंट्रोडक्टरी पार्ट, एपिटैसिस प्ले का मेन एक्शन और कैटास्ट्रोफिस या कैटास्ट्रॉफी यानी क्लाइमैक्स। ऑल्दो पहली बार किसी ने प्रिसाइसली 3 एक्ट स्ट्रक्चर का मेंशन किया था, बट फिर भी ये मेंशन उतना पॉपुलर नहीं हुआ जितना हॉरस का 5 एक्ट स्ट्रक्चर पॉपुलर हुआ, जिसका इन्फ्लुएंस लगभग 2000 साल तक यानी ऑल द वे थ्रू 16 से लेके 18 सेंचुरी तक रहा, जिसको नियो क्लासिकल पीरियड भी कहा जाता है। इस पीरियड के दौरान लिटरेचर पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, जैसे कि एक ड्रामा एक ही लोकेशन पर एक ही दिन में ख़त्म होना चाहिए। ऐसे रिस्ट्रिक्शंस शायद इसलिए प्रेवलेंट रहे क्योंकि उस समय तक फिल्में नहीं आई थी। ये प्रैक्टिसेस जो इटली में प्रमोट होने के बाद फ्रांस में मैंडेटरी हो गई थी, एरिस्टोटल की पोएटिक्स का एक मिस इंटरप्रिटेशन थी, और ये मिस इंटरप्रिटेशन हॉरस के पर्सपेक्टिव के थ्रू आई थी, क्योंकि एरिस्टोटल ने पोएटिक्स में तो ठीक इसका उल्टा लिखा था। वहीं शेक्सपियर को इन न्यू क्लासिकल पीरियड के रिस्ट्रिक्शन से घंटा फर्क नहीं पड़ता था। ऑल्दो क्योंकि वो एरिस्टोटल से ज़्यादा हॉरस से एक्सपोज थे, इसलिए उनके प्लेज हमेशा 5 एक्ट स्ट्रक्चर फॉलो करते रहे हैं। इसके बाद लेट 18th और अर्ली 19th सेंचुरी में नियो क्लासिसिज्म के रूल्स को ब्रेक करने के लिए कई पोएट्स आए जो रोमांटिसिज्म को फॉलो करते थे, यानी वो मूवमेंट जो इंडिविजुअलिज्म यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी को बढ़ावा देता था। इस मूवमेंट को प्राकृतवाद भी कहते हैं। थ्रूआउट 19th सेंचुरी नैरेटिव स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे इवॉल्व कर रहा था। उस समय एक एक्ट का एंड तब माना जाता था जब थिएटर का पर्दा गिरता था। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उस समय नैरेटिव स्ट्रक्चर को ह्यूमन कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एक्ट्स में बांटा जाता था। मतलब उस समय ये माना जाता था कि एक एक्ट तब खत्म होता है जब ऑडियंस को रिफ्रेश होने की ज़रूरत हो, यानी एक एक्ट की लेंथ उस समय की ऑडियंस के अटेंशन स्पैन के अकॉर्डिंग होती थी। क्योंकि उस समय 5 एक्ट स्ट्रक्चर फॉलो होता था, इसलिए यूजुअली प्लेज में 5 बार पर्दा गिरता था। विक्टोरियन सार्डू जो लेट 19th सेंचुरी के एक प्ले राइट थे, अपने प्लेज में 3 बार कर्टन गिराते थे, यानी वो 3 एक्ट स्ट्रक्चर फॉलो करते थे। सार्डू जो रोमांटिक पोएट यूजीन स्क्राइब से इंस्पायर्ड थे, उन्होंने ऐसा करके 3 एक्ट स्ट्रक्चर का पहला प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किया। सब्सिक्वेंटली हेनरिक इब्सन जैसे प्ले राइट्स आते गए जो 5 एक्ट स्ट्रक्चर को ड्रॉप करके 3 एक्ट स्ट्रक्चर अपनाने लगे। मॉडर्न लिटरेचर में 3 एक्ट स्ट्रक्चर का पहली बार विलियम आर्चर की 1912 के इंस्ट्रक्शनल टेक्स्ट प्ले मेकिंग में मेंशन हुआ। एंड फाइनली अमेरिकन स्क्रीन राइटर साइड फील्ड ने अपनी 1979 में पब्लिश्ड बुक स्क्रीन राइटिंग में इस एशियंट स्टोरी टेलिंग टूल को मॉडर्न राइटर्स के लिए एलैबोरेट किया। वैसे तो उसके बाद 3 एक्ट स्ट्रक्चर को डिफाइन करती हुए कई बुक्स आई हैं, लेकिन हम साइड फील्ड के मॉडल के बेसिस पर 3 एक्ट स्ट्रक्चर और उसके बाकी एडवांसमेंट्स को डिस्कस करेंगे। अब हिस्ट्री से निकलकर थ्योरी पे आते हैं। 3 एक्ट स्ट्रक्चर वन ऑफ द नैरेटिव स्ट्रक्चर है जिसमें फिल्म के प्लॉट का कौन सा हिस्सा कब होगा ये समझने के लिए उसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि आखिर क्या ज़रूरत है प्लॉट को डिवाइड करने की, तो इसका आंसर ये है कि नैरेटिव स्ट्रक्चर सिर्फ बने हुए प्लॉट को डिवाइड करने के लिए ही नहीं, बल्कि प्लॉट लिखते समय हमारे कैरेक्टर के साथ कौन सा इवेंट कब होगा
इसका आइडिया रखने के लिए भी काम आता है। और फिल्म लिखते समय ये इवेंट्स कब आएंगे ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कैरेक्टर की स्टोरी का हर इवेंट हमें एक स्पेसिफिक इमोशन फील कराता है। मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होने पर हमें एक सेंस ऑफ कनेक्शन फील होता है, उसके साथ कुछ बुरा होता देख हमें सॉरो फील होता है, उसे प्रॉब्लम्स ओवरकम करते देख हमें भी एक सेंस ऑफ विक्ट्री फील होती है। कैरेक्टर की लाइफ के ये इवेंट्स जो ऐसे इमोशंस फील कराते हैं, इन्हीं इवेंट्स को एक प्रॉपर ऑर्डर में दिखाने के लिए नैरेटिव स्ट्रक्चर काम में आता है। लेकिन एक और क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर सिर्फ ये इवेंट्स हमें इमोशंस फील कराते हैं तो इन्हें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में दिखाने की क्या ज़रूरत है। ये इवेंट्स तो ऐसे ही हमें इंडिविजुअली इमोशंस फील करा सकते हैं चाहे कैसे भी ऑर्डर में आए। तो इसका जवाब है नहीं। इन इवेंट्स का एक प्रॉपर ऑर्डर में होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एज व्यूअर्स इमोशंस के साथ साथ एक और चीज़ है जो हमें एक अच्छी फिल्म से बांध के रखती है और वो है एंगेजमेंट। हम फिल्मों से एंगेज तभी रह पाते हैं जब हमारे सामने एक कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो रहा हो, यानी एंगेजमेंट आता है कॉन्फ्लिक्ट से। और यहाँ कॉन्फ्लिक्ट का मतलब लिटरली लड़ाई नहीं बल्कि टेंशन है। जैसे हम हर फिल्म में अपने कैरेक्टर को एक या उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हुए देखते हैं। शोले में ठाकुर का बदला, दंगल में बापू का गोल्ड, DDLJ में राज और सिमरन का मिलना, ये सारे गोल्स ही एक टेंशन क्रिएट करते हैं। स्ट्रेस वाला नहीं, कॉन्फ्लिक्ट यानी एंगेजमेंट वाला। जब हमें पता चलता है कि गब्बर कितना डेंजरस है या बाबूजी कितने कंजर्वेटिव हैं तो प्लॉट में एक टेंशन क्रिएट हो जाती है जो हमें एंड तक एंगेज रखती है क्योंकि हम गब्बर को मरते हुए देखना चाहते हैं, बाबूजी को गोल्ड पाते हुए और राज और सिमरन को मिलते हुए। और ये टेंशन एक सिस्टमैटिक ऑर्डर से ही थ्रू आउट द फिल्म बिल्ड की जा सकती है। I mean, अगर गब्बर को फिल्म के बीच में ही मार दिया जाता या राज और सिमरन यूरोप से ही वापस भाग जाते तो बाकी बची फिल्म में हमें कोई एंगेजमेंट नहीं रहती क्योंकि यहाँ पे करेक्ट वे में नैरेटिव स्ट्रक्चर को यूज़ करके टेंशन नहीं बिल्ड की गई होती। ऐसे 3 एक्ट स्ट्रक्चर में 3 सेक्शंस को यूज़ करके इस टेंशन को बिल्ड किया जाता है। इन सेक्शंस को हम एक्ट्स कहते हैं। एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3। एक्ट 1 होता है सेटअप, एक्ट 2 होता है कॉन्फ्रंटेशन और एक्ट 3 होता है रेजोल्यूशन। अगर हम ध्यान दें तो ये एरिस्टोटल के प्रोलॉग, एपिसोड, एक्सोड और एलियस के प्रोटैसिस, एपिटैसिस और कैटास्ट्रेसिस से काफ़ी सिमिलर है। इसे हम द बिगिनिंग, द मिडिल और द एंड भी कहते हैं। एक्ट 1 यानी सेटअप बेसिकली ऑडियंस को मेन कैरेक्टर या कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस कराता है। इस एक्ट में मूवी का वर्ल्ड सेटअप किया जाता है। कौन है हमारा मेन कैरेक्टर, वो कैसा इंसान है, क्या उसकी प्रायोरिटीज़ हैं, वो किस जगह रहता है, ऐसे क्वेश्चंस इस एक्ट में आंसर किए जाते हैं। इस एक्ट में ऑडियंस के मन में हमारे मेन कैरेक्टर के टुवर्ड्स एक सेंस ऑफ कनेक्शन बिल्ड किया जाता है ताकि ऑडियंस हमारे मेन कैरेक्टर से अटैच होकर पूरी फिल्म की जर्नी से जुड़ी रहे। बेसिकली ये एक्ट 5 W's को आंसर करता है: हु, व्हाट, व्हाई, व्हेन एंड वेयर। ये एक्ट अराउंड 25-30 मिनट तक चलता है। कुछ मूवीज में ये 40-45 तक भी चला जाता है। बेसिकली जितना टाइम लगता है फिल्म के कैरेक्टर्स और सेटिंग को एस्टैब्लिश करने में। इसके बाद आता है प्लॉट पॉइंट 1 यानी वो पॉइंट जहाँ पे फिल्म का मेन कॉन्फ्लिक्ट इंट्रोड्यूस होता है। जैसे बधाई हो में बच्चे का अनाउंसमेंट, लगे रहो में मुन्ना का गांधी जी को हैलुसिनेट करना या लगान में शर्त मंजूर होना। पहला प्लॉट पॉइंट एक तरह से आने वाली प्रॉब्लम्स का वेलकम कार्ड होता है। ये वो पॉइंट भी होता है जहां हमारा मेन कैरेक्टर अपने कंफर्ट जोन से निकलने का डिसीजन लेता है। जैसे मुन्ना भाई का ये डिसाइड करना कि वो डॉक्टर बनेगा या कांजी भाई का ये ठान लेना कि वो भगवान पे केस करेगा। इसके बाद आता है सेकेंड एक्ट यानी कॉन्फ्रंटेशन, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर अपनी लाइफ की वर्स्ट सिचुएशंस या यूनिक चैलेंजेस से गुजरता है। बेसिकली इस एक्ट में हमारा कैरेक्टर अपनी नॉर्मल लाइफ से बिल्कुल अलग जोन में जी रहा होता है और साथ में नए ऑब्स्टिकल्स को फेस कर रहा होता है जो उसके एक्ट 1 में सेटअप किए गए गोल को चैलेंज करते हैं। जैसे DDLJ में राज सेकेंड एक्ट में ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर से जुड़ने के चैलेंजेस फेस करता है, PK अपना रिमोट कंट्रोल पाने के लिए स्ट्रगल करता है और पवन मुन्नी को उसके घर पहुंचाने के लिए नए चैलेंजेस फेस करता है। ये एक्ट फिल्म का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है जो अराउंड फिल्म का 50% होता है, यानी 2 घंटे की फिल्म में एक्ट 2 यूजुअली 30 मिनट से 90 या 95 मिनट तक होगा। इसके बाद आता है प्लॉट पॉइंट 2 जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अपनी लाइफ के सबसे लोएस्ट पॉइंट पे होता है। यूजुअली इस मोमेंट में हमारे कैरेक्टर के साथ ऐसा इंसिडेंट होता है जो उसे अंदर से झिझोड़ कर रख देता है। लगान में ये तब होता है जब दूसरे दिन गांव वाले सारी उम्मीद खो देते हैं। तभी इस पॉइंट को ऑल इज लॉस्ट मोमेंट भी कहा जाता है। मुन्ना भाई में ये मोमेंट जहीर की मौत होने पे आता है।
इस ऑल इज़ लॉस्ट मोमेंट के बाद आता है डार्क नाइट ऑफ द सोल मोमेंट। ये बेसिकली हमारे कैरेक्टर का ऑल इज़ लॉस्ट मोमेंट के बाद रिएक्शन होता है। इस मोमेंट में हमारा कैरेक्टर प्लॉट पॉइंट 1 की तरह एक और डिसीजन लेता है जो उसकी लाइफ को और इवेंचुअली प्लॉट को अलग डायरेक्शन में भेज देता है। जैसे मुन्ना भाई के ऑल इज़ लॉस्ट मोमेंट के बाद मुन्ना को रियलाइज़ होता है कि वो डॉक्टर बनने लायक नहीं है और वो इस डार्क नाइट ऑफ द सोल मोमेंट में डिसाइड करता है कि वो डॉक्टर नहीं बनेगा, जो उसके प्लॉट पॉइंट 1 के डिसीजन से बिल्कुल अलग है। ऑल इज़ लॉस्ट और डार्क नाइट ऑफ द सोल मोमेंट में सिर्फ यही डिफरेंस है कि ऑल इज़ लॉस्ट मोमेंट एक इंसिडेंट या घटना होती है, जैसे कल्पना का मरना या भैरव का बॉम्ब ब्लास्ट में ख़त्म हो जाना। ये दोनों सिर्फ इंसिडेंट्स हैं। वहीं डार्क नाइट ऑफ द सोल मोमेंट एक रियलाइजेशन या डिसीजन होता है, जैसे संजय का कल्पना का मरना रियलाइज़ करना और इवेंचुअली गजनी को अकेले मारने निकलना, या पीके का ये रियलाइज़ करना कि मज़हब कितना ज़्यादा डेंजरस है। यानी ऑल इज़ लॉस्ट प्लॉट ड्रिवन है और डार्क नाइट ऑफ द सोल कैरेक्टर ड्रिवन, और ये दोनों प्लॉट पॉइंट 2 का हिस्सा होते हैं। इसके बाद आता है एक्ट 3, जिसे हम रेजोल्यूशन कहते हैं, और ये मोस्टली सबसे छोटा एक्ट होता है, अराउंड 15 से 25 मिनट। इसे हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, पहला क्लाइमैक्स और दूसरा रेजोल्यूशन या एपिलॉग। क्लाइमैक्स वाले हिस्से में सबसे हाईएस्ट स्टेक्स होते हैं, यानी ऐसी सिचुएशन जो हमारे कैरेक्टर की लाइफ की सबसे टफ सिचुएशन होती है, या फिर ऐसा मोमेंट जो सबसे मैजिकल या अनबिलीवेबल होता है, जैसे आनंद का पहली बार चलना, या लगान की लास्ट बॉल, या फिर संजय का फिर से कल्पना वाली सिचुएशन फेस करना। ये सब क्लाइमैक्स का हिस्सा है। इसके बाद आता है एपिलॉग या रेजोल्यूशन। इस पार्ट में हम फिल्म का सबसे सेटिस्फाइंग मोमेंट देखते हैं। सेटिस्फाइंग का मतलब हैप्पी और ट्रैजिक दोनों हो सकता है। बेसिकली इस पार्ट में ऐसा मोमेंट डिलीवर होना चाहिए जिसे देख के ऑडियंस को पूरी फिल्म की जर्नी वर्थ इट लगे, जैसे लगान में गाँव वालों का जीतना और गजनी का मरना। यहाँ पे एपिलॉग भी हो सकता है, यानी एक मोन्टाज जो कैरेक्टर के करंट या बहुत बार फ्यूचर स्टेट के बारे में बताए, जैसे मुन्ना भाई की एपिलॉग रील्स। यानी सुमन से शादी कर ली, अब दोनों मिलकर रेडियो पर साथ साथ गांधीगिरी करते हैं। या लगान का एंड में नरेशन, भुवन और गौरी का विवाह बहुत धूमधाम से। या फिर गजनी का बेंच सीन। ऐसे सीन हमें कैरेक्टर के फाइनल या फ्यूचर, इमोशनल या फिजिकल स्टेट के बारे में बताते हैं। ज़रूरी नहीं कि रेजोल्यूशन सिर्फ वही पार्ट हो जहाँ सब कुछ सॉल्व होता है। वो पार्ट जहाँ हमारे कैरेक्टर को ऑनगोइंग प्रॉब्लम से लड़ने के लिए एक सोल्यूशन मिल जाए, उसे भी रेजोल्यूशन कहते हैं। तो ये थे 3 एक्ट स्ट्रक्चर के तीनों एक्ट्स। एंशिएंट टाइम से लेकर आज तक 3 एक्ट स्ट्रक्चर में हम काफ़ी कुछ बदलाव देख सकते हैं, लेकिन वन ऑफ द वाइटल थिंग्स जो बदली है वो है पूरे स्ट्रक्चर को एक्ट्स में बांटने का तरीका। 19th सेंचुरी में जैसा हमने देखा था कि एक्ट्स ऑडियंस के अटेंशन स्पैन के अकॉर्डिंग डिवाइड किए जाते हैं, लेकिन साइड फीड के मॉडल में हमने ये नोटिस किया कि एक्ट्स कैरेक्टर की नीड्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किए गए, ना कि ऑडियंस की। एक्ट 1 तब खत्म होता है जब कैरेक्टर एक डिसीजन लेता है, ना कि जब ऑडियंस का अटेंशन स्पैन खत्म हो। एंड सेम गोज फॉर एक्ट 2 एंड 3। बदलने के अलावा उस समय की छाप आज भी दिखती है। आइडियली हॉलीवुड जैसी इंडस्ट्रीज फिल्म के बीच में कोई इंटरवल नहीं रखती। आई मीन तभी जब तुम कोई हॉलीवुड फिल्म देखने जाते हो तो इंटरवल कुछ ऐसा होता है। वहीं इंडिया जैसी कुछ कंट्रीज में यूजुअली हर फिल्म में एक इंटरवल होता है। ये कहीं ना कहीं 19th सेंचुरी के थिएटर में एक्ट खत्म होने पर जो पर्दा गिरता था उससे परपेचुएटेड है। कुछ लंबी पुरानी फिल्मों जैसे मेरा नाम जोकर में 2 प्लॉट पॉइंट्स की तरह 2 इंटरवल भी होते थे। इवेंचुअली लोगों की फास्ट पेस जिंदगी को देखते हुए एक ही इंटरवल होने लगे, और इसी एडवांसमेंट के साथ 3 एक्ट स्ट्रक्चर में भी कुछ मॉडिफिकेशन हुए, जैसे कि मिड पॉइंट जो सेकेंड एक्ट के बीच में पड़ता है। यूजुअली एक स्ट्रॉन्ग मोमेंट होता है जो इंटरमिशन के बाद ऑडियंस को वापस आने के लिए हुक्ड रखे। ये हम मोस्ट हिंदी फिल्म्स के इंटरवल होने से पहले देख सकते हैं। तो हमने 3 एक्ट स्ट्रक्चर की ओरिजिन हिस्ट्री से लेकर इसके प्रेजेंट डे डेफिनेशन और यूज़ को डिस्कस कर लिया है, लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि हर फिल्म में 3 एक्ट स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता, जैसे वासेपुर या 3 इडियट्स। बट फिर भी ये फिल्में लेजेंडरी हैं, यानी बिना 3 एक्ट स्ट्रक्चर के भी फिल्में ज़बरदस्त बन सकती हैं, और ये तो वन ऑफ द नैरेटिव स्ट्रक्चर है। इस सीरीज़ के आने वाले वीडियोज़ में हम बाकी स्ट्रक्चर्स को भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ऑलवेज रिमेंबर, ये स्ट्रक्चर को यूज़ करके हम अच्छी फिल्में तो बना सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं कि हर अच्छी फिल्म को बनाने के लिए नैरेटिव स्ट्रक्चर कंपलसरी हो।